Hello everyone, my name is Himanshu and today we will discuss binomial theorem. अगर मैं जेई के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बाइनोमियल थ्योरम एक अच्छा चैप्टर है। हर बार एक क्वेश्चन एवरी शिफ्ट में मिल जाता है देखने को। साथ साथ अगर मैं एडवांस के ऊपर देखूं तो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एक अच्छा वेटेज एडवांस में भी मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं ये सजेशन करूंगा कि आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, और उससे पहले भी हम लोग एक चीज देखेंगे कि व्हाई वी नीड बाइनोमियल थ्योरम, व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम एंड हाउ टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करूँ तो बेटा हमेशा बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल्स पर लगाई जाती है। और बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास दो डिफरेंट टर्म्स हो। अब मैं दो डिफरेंट टर्म्स बोल रहा हूँ, उसका मतलब है कि या तो मेरे पास x प्लस वाई लिखा हो, x प्लस 3y लिखा हो, या फिर 2x माइनस वाई लिखा हो। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया 2x प्लस 3x तो ये तो बन जाएगा 5x, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोनो, जो कि मेरा काम का भी नहीं है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमेशा बाइनोमियल्स पर अप्लाई की जाएगी। अब समझते हैं व्हाई वी नीड बाइनोमियल थ्योरम, क्या जरूरत पड़ रही है हमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने की। एक बात नोटिस करो, अगर मैं आपसे बोलूँ x प्लस वाई की पावर 0 तो आप बोलोगे सर ये 1 होगा। ठीक है, x प्लस वाई कितना होगा, आप बोलोगे सर ये x प्लस वाई होता है। x प्लस वाई होल स्क्वायर अगर हम देखें तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। इज इट? फर्दर अगर मैं एक और लिख देता हूँ अभी के लिए x प्लस वाई का होल क्यूब दैट विल बी एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर एंड देन वाई क्यूब। क्या हमेशा आपको ये चीजें याद रहेंगी? मैं बोला अगर x प्लस वाई की होल पावर 4 लिखना पड़े या फिर x प्लस वाई की होल पावर 99 लिखना पड़ जाए तब आप क्या करोगे? पूछने वाली बात है। इन दैट केस कुछ लोग हो सकता है कि ये सोचेंगे कि x प्लस वाई का होल पावर 4 है, मैं उसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या ये सही तरीका होगा? मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, और जेई मेंस में इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कैसे सॉल्व किया जाए। तो समझना x प्लस वाई का होल पावर 4 लिखा कैसे जाएगा। आज के टास्क यही है कि एक्सपेंड कैसे करेंगे x प्लस वाई की होल पावर n अगर हो। n मतलब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ये मेरा आज का टास्क है, मतलब दैट्स व्हाई वी नीड बाइनोमियल थ्योरम, ये हमारा मोटिव होगा। ठीक है, देखो अगर x प्लस वाई की होल पावर 4 लिखना चाहते हो तो पहले थोड़ी सी एनालिसिस कर लें पीछे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखें आप, यहाँ पे पावर 2 लिखा है। अगर यहाँ पे पावर 2 लिखा है तो x स्क्वायर ये हो गया मेरा 2x वाई और वाई स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स में अगर मैं एक चीज नोटिस करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि सर एक बार x की पावर 2 सबसे मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में एक पावर कम हो गई क्योंकि 2 से हो गया 1, x की पावर 1 हो गया। सिमिलरली इसके बाद यहाँ पे x की पावर 0 लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप एक चीज नोटिस करो कि सर इन टर्म्स के अंदर ग्रेजुअली जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है टिल 0 विद द डिफरेंस ऑफ 1। सिमिलरली y की पावर इंक्रीज हो रही है विद द डिफरेंस ऑफ 1, और कहां तक पहुंच रही है, जो हाईएस्ट पावर है। तो आप इतनी बात तो बोल ही सकते हो, अगर मैं x प्लस वाई का होल पावर 4 लिखूंगा तो आप ये बोलोगे सर ये लिखा हुआ है x की पावर 4 x क्यूब वाई। अब देखना क्यों बोला मैंने, x की पावर 4 शुड बी द हाईएस्ट वन। ओके, 4 हमारा पावर है। अब x क्यूब है, एक पावर कम हो गई x की, y की पावर एक बढ़ गई। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, देन हो जाएगा वाई क्यूब डायरेक्ट। ठीक है, हाँ तो ऐसा करके सारे एक्सप्रेशन लिख लेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कोफिशिएंट्स क्या है इनके। क्योंकि देखो इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट रहे होंगे, यहाँ पे भी रहे होंगे, यहाँ पे अभी के लिए 1 है बट कभी ना कभी तो होंगे। समझने की बात है कि कोफिशिएंट कैसे आते हैं। फिर कोफिशिएंट की थ्योरी के पीछे दो थ्योरी दी गई है कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ उनके कोफिशिएंट्स। एक तरीका होता है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल एक छोटे लेवल पर देखी जाए तो अच्छा तरीका हो सकता है। पहले समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल कैसे वर्क करता है। मैं अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ पास्कल ट्रायंगल। देखना अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया और ब्रांच बनानी स्टार्ट करी तो मैं बोथ एंड पे क्या लिखूंगा, हमेशा 1 लिखूंगा। मतलब जो आउटर एंड्स होंगे उनका हमेशा 1 आएगा, और बीच में कैसे आएगा देखना, ये 1 है। अब मैं जब इसको लिखूंगा तो 1 और 1 कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ये कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली ये अगेन 1 आया,
ये 2 और 1 3 हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, और ये फिर से 1 हो गया। ठीक है, अब आगे जाओगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, देन 1। एक चीज कंपेयर करो, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिखा है, एक्स वाई का 2 और वाई स्क्वायर का 1 लिखा है। दैट मींस कहीं ना कहीं 1 2 1 लिखा है ना। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल है वो आपको बताता है कि उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इसके x प्लस वाई की पावर n में। देखो ये जो बता रहा है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए बताता है, ये n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए बता रहा है, इनके कोफिशिएंट्स क्या आने चाहिए, और ये लास्ट में n इक्वल्स टू 4 होगा। अब देखो मैं आगे भी जा सकता हूँ, आगे भी ऐसे ऐसे कर सकता हूँ सेम काम, लेकिन पहले तो हम लोग h की पावर x प्लस वाई की पावर 4 के लिए लिख देते हैं, क्या आएगा। तो देखो ये लिखा हुआ है ना 1 4 6 4 1, कितना लिखा हुआ है 1 4 6 4 1, तो ये हो जाएगा 1 4 6 4 1। लेकिन अगर मैंने आपसे फिर भी ये पूछ लिया कि x प्लस वाई की होल पावर 99 है, इसके लिए क्या करोगे, तो अभी भी तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम में ऐसी ट्री बनाने जाऊंगा तो फिर तो पूरा पेज 1-2 पेजेस लग जाएंगे। तो ये है इसका ड्रॉबैक। तो पास्कल ट्रायंगल के ये ड्रॉबैक भी है कि फॉर हायर पावर्स पे ये भी फेल हो जाता है। अब अगर हायर पावर्स पे ये भी फेल हो गया और कोफिशिएंट मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अब बाइनोमियल थ्योरम को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि अगर मैं x प्लस वाई का होल पावर n का एक्सपेंशन लिखूंगा, इन दैट केस उसका एक्सपेंशन कैसा दिखेगा और उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे वो भी हमको हाथ के हाथ पता लग जाएगा। तो मैं उसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का, छोटा सा लिखता हूँ। देखो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि सर अगर x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n चाहिए तो उसका एक्सपेंशन कैसा होगा, उसका वैल्यू होगा nc0 x की पावर n, nc1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 y रेज़ टू द पावर 1 प्लस nc2 x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 y रेज़ टू द पावर 2। अब देख रहे हैं ना आप, इसमें क्या हो रहा है, x की हाईएस्ट पावर n है, फिर उसके बाद n माइनस 1 हुआ, n माइनस 2 हुआ, और लास्ट में पहुंचते हुए अगर मैं एक्सपेंड को एंड करूंगा तो ये x की पावर n माइनस n मतलब 0 हो जाएगा और y की पावर n मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये nc1 nc0 क्या काम कर रहा है बता दूं कि nc0 है, nc1 है और ncn लास्ट तक, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनका फॉर्मूला हमने परम्यूटेशन में ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी देखो फॉर्मूला होता है NCR। अगर ये NCR होता तो फॉर्मूला क्या होता, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, वेयर कंडीशन होती है कि r शुड लेस देन इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, साथ ही साथ ये भी समझ देते हैं कि n क्या होता है। n मतलब यहाँ पे जो पावर n है दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। शॉर्ट में लिख देता हूँ एलएलई, ये बनेगा मेरा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये चीज जानने की थी कि मेरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मुझसे कभी कभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही पूछता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ ऐसी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। देखो ओके, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज पर नोटिस करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अगर मैं बात करूं इन x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n, द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion will be n plus 1। सेकेंड है sum of indices of x and y in each term, in each term।
इज इक्वल्स टू n। देख लो हर एक टर्म के अंदर x और y की पावर्स का अगर मैं सम कर दूं तो उनकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, वापस n मिल जानी चाहिए, अदरवाइज हमने गलत एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं, NCR इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पता भी है शायद। ठीक है, लॉजिक समझते हैं क्या है। अगर मैं सपोज एक टर्म लेता हूं, मैं एग्जांपल देके बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैंने बिगिनिंग से सेकंड टर्म ली, बिगिनिंग से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, बिगिनिंग से और लास्ट से अगर मैं सेकंड टर्म पकड़ा, इन दैट केस क्या होगा, उनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आओ एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कितना है, NC1 लिखा है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कितना लिखा है हमने, NC1, और लास्ट से जो सेकंड टर्म होगा उसका कोफिशिएंट कितना होगा, उसका कोफिशिएंट कितना होगा, देखो ये NCN है, ये है लास्ट से फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड टर्म कहाँ होगी, पीछे होगी इसके, जो कौन है, NCN-1 होगी, क्योंकि एक पावर बढ़ रही है, पीछे आने पे एक पावर कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा NCN-1। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर द कोफिशिएंट्स of the terms equidistant from both end, that is from beginning and from the last, will equal। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी नोट कर लेंगे। अब ये तीन प्रॉपर्टीज दिखा दी, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं। पहले हम लोग इधर ही बात करते हैं कि इसको जनरल एक्सपेंशन क्या होगा, जनरल एक्सपेंशन बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के अंदर क्या क्या है देखना, टर्मिनोलॉजीज के अंडर में पहला मुझे पढ़ना है जनरल एक्सपेंशन क्या होगा, जनरल एक्सपेंशन। देखो जनरल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, हर बार ये सेम स्टेटमेंट लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, x प्लस वाई की होल पावर n को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ। बेटा देखो हर एक टर्म का सम हो रहा है ना, तो मैं ये लगा दूं क्या, मैं लिख दूं सिग्मा यानी कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, क्योंकि देखो ये बना NCR, अब मैं NCR में लिखा, कौन चेंज हो रहा है उस पर नोटिस करना, NC0 हुआ, NC1 है, NC2 है, और ये NCN लिखा है, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है R वो चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n तक, और कुछ चेंज हो रहा है, ये टर्म भी चेंज हो रही है। देखो x की पावर अभी n माइनस r हो गई, यहाँ पे n माइनस 0 लिखा है, यहाँ n माइनस 1 लिखा है, इधर n माइनस 2 है, और इधर लास्ट में n माइनस m दैट इज 0 है। तो मैं ये बोल दूं कि लिखा हुआ है x की पावर n माइनस r और y रेज़ टू द पावर r, तो ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल सोचना क्या हो सकता है, सपोज मैंने लिखा x माइनस 2 yx की होल पावर 12, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर कहां तक था, n तक था, और n कितना है 12 है, तो 0 से लेकर 12 तक हो गया, 12 c r हो गया, तो यार मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म कौन है x, तो x रेज़ टू द पावर कितनी 12 माइनस r, क्योंकि n माइनस r का मतलब 12 माइनस r लिखा है, और जो सेकंड टर्म है वो है माइनस 2 अपॉन x रेज़ टू द पावर r। भाई मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला पढ़ा गया है वो फॉर्मूला x प्लस वाई के लिए पढ़ा है, तो मैं कहीं ना कहीं इसे प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस का 2 अपॉन x लिखूंगा। ठीक है, इधर भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप चाहो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये लिखा हुआ है 12cr, देखना x की पावर 12 माइनस 2 लिख दूं, देखो x की पावर r है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा प्लस, और साथ में माइनस 2 की पावर कितनी आएगी, r आएगी, तो ये बन गया मेरा जनरल एक्सपेंशन फॉर x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 12 का। ठीक है, सेकंड टर्म आता है जनरल टर्म, क्या होता है सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है, व्हाट इज जनरल टर्म। व्हाट इज जनरल टर्म, देखते हैं फटाफट से। सेकंड टर्म है जनरल टर्म। देखो अगर मैं ये बोलूं कि इन x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n
मैं कोई भी एक रैंडम टर्म उठाऊं या फिर मैं बोलूं कि सर इसकी r प्लस वन टर्म बता दो कितनी होगी, मतलब कि सेकंड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म कौन सी है या फिर फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, तो इन दैट केस मुझे उसका जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं बोला इन x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n r प्लस वन टर्म विल बी, देखो कौन सी टर्म, r प्लस वन, ये पहली टर्म लिखिए बेटा, ये है t1, इसको मैं बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया सपोज t2, इसको मैंने बोल दिया t3, एंड सो ऑन चलेगा लास्ट तक, ठीक है। हाँ, tr प्लस वन हुआ। अब ये जो tr प्लस वन है इसको आप कैसे लिखोगे जनरल टर्म, देखो हर एक टर्म के अंदर nc0 और x की पावर में लिखा है nc1 x की पावर n, मतलब ये है सिंपल में बोलूं तो ये जो जनरल एक्सपेंशन था ना उसमें समेशन हटा दो और जो बचा हुआ पोर्शन है वही मेरा क्या है, जनरल टर्म लिख दिया मैंने, x raised to the power n minus r y raised to the power r। ये सेम क्वेश्चन दे रखा है, इस सेम क्वेश्चन के लिए काम करते हैं, जनरल टर्म बता देते हैं कितनी होगी। तो भाई साहब जनरल टर्म tr प्लस वन होगी और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, समेशन हटा दो बस, कितना 12cr x raised to the power 12 minus 2r और minus 2 raised to the power r। आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि ये r प्लस वन क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो नोटिस करना जब t1 है तो यहाँ पे क्या है, 0 है, जब t2 है तो यहाँ पे r का वैल्यू 1 गिवन है, जब t3 है मतलब थर्ड टर्म है तो r का वैल्यू 2 है। इसका मतलब अगर ये r प्लस वन टर्म होगी तो r का वैल्यू एक कम, मतलब अगर ये r प्लस वन टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा r प्लस वन माइनस वन, दैट इज r, ठीक है। तो ये हो गया उस क्वेश्चन के लिए, हम लोग पूरी वीडियो में ये सेम क्वेश्चन लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये उसका जनरल टर्म हो जाएगा। अब कितना अच्छा होता मैं तुमसे यहीं पे क्वेश्चन कर दूं कि फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म और फाइंड इट्स सपोज नाइन्थ टर्म निकालनी पड़े मुझे, अगर मैं इसकी नाइन्थ टर्म निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, दैट मींस आई एम वांटिंग t9 और अगर t9 है दैट मींस r का वैल्यू आप कैसे लिखोगे बेटा, 8 प्लस 1 लिखोगे, कितना हो जाएगा 12c8, r का वैल्यू 8, ठीक है। x रेज़ टू द पावर कितना 12 माइनस 2 इंटू 8, 12 माइनस 2 इंटू 8 इंटू माइनस 2 टू द पावर 8, देखो ये कितना आ गया 12c8 x रेज़ टू द पावर 2 8 16, 16 माइनस 12 करोगे माइनस का 4 एंड माइनस टू द पावर 8, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा नाइन्थ टर्म, दैट विल बी माय नाइन्थ टर्म इन द एक्सटेंशन ऑफ x minus 2 upon x raised to the power 12, ठीक है। ये जनरल टर्म है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये साइड रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे मेरा क्वेश्चन लिखा है उसको नहीं रफ करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि सोचो अगर मैंने इसका एक्सप्रेशन पूरा लिखा तो कभी ना कभी ऐसा भी टर्म आया होगा दैट इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोई ना कोई टर्म ऐसा भी होगा जो x से इंडिपेंडेंट होगा। अब x से इंडिपेंडेंट होने का मतलब समझते हैं कि सर एक ऐसा टर्म जिसमें x ना हो, इन दैट केस x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में ये आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज और व्हाट विल बी द टर्म और व्हिच नंबर ऑफ द टर्म, व्हिच नंबर टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, दो बन सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा कि सर कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है या फिर कौन सी नंबर की टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है या फिर वो टर्म कौन सी है और उसकी वैल्यू कितनी है। तो समझते हैं अगर मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, इसका मतलब समझो कि सपोज एग्जांपल बोला मैंने बोला सर 12 into x की पावर 0 होनी चाहिए ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि उस टर्म के अंदर जो x की पावर है वो क्या हो, 0 हो। तो सोचना अगर मैंने इस टर्म में जनरल टर्म देखी, मुझे पता है इसके एक्सप्रेशन के अंदर जो जनरल टर्म है वो कौन है, tr प्लस 1 है, दैट मींस 12cr x टू द पावर 12 माइनस 2r और माइनस टू द पावर r है। मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके मैं वो टर्म निकालूं जहां पे x की पावर 0 है। अगर x की पावर 0 चाहिए तो जो यहाँ पर x को मैंने सारी पावर्स में यहाँ पे लिखा है, मतलब देखो मैंने x को क्या किया सारा एक साथ लिख लिया, इसीलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने x को क्या किया एक साथ लिख लिया।
अब बताओ अगर पावर 0 चाहिए तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो फॉर x इज टू द पावर 0, 12 माइनस 2r का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि 12 माइनस 2r 0 मतलब कितना? 12 इक्वल्स टू 2r और r इज इक्वल्स टू 6। r इज इक्वल टू 6 अगर है तो कौन से नंबर की टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, जरा बताना तो। देखो जब r का वैल्यू, सपोज यहाँ देखते हैं ना, r का वैल्यू अगर 1 है तो टर्म कौन सी है बेटा? t2 है। इसका मतलब अगर r का वैल्यू 6 आया, दैट मींस सेवेंथ टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। कैसे लिख रहे हो आप? ऐसा बोल सकते हो, चलिए लिखा हुआ है t6 प्लस 1 दैट इज t7, यानी कि सेवेंथ टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x और दिस एक्सपेंशन। सातवें नंबर की टर्म इस एक्सपेंशन के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन भी कर सकता हूं। आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब इसका एक थर्ड टर्म जो मैंने तीन बता दी, फर्स्ट बताया जनरल एक्सपेंशन, जनरल एक्सप्रेशन मतलब, सेकंड बताया था मैंने जनरल टर्म, और एक थर्ड टर्मिनोलॉजी है मिडिल टर्म। बहुत बार हमसे मिडिल टर्म की वैल्यू पूछता है कि क्या होगी। जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं तुम सोचो, क्या अगर मैंने n का वैल्यू इवन दे दिया, अगर मैंने n का वैल्यू इवन दे दिया इन दिस एक्सपेंशन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? कैसी दिखेंगी? मतलब और दिखेंगी ना। अगर n का वैल्यू इवन है देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड, और अगर n का वैल्यू ऑड है देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी इवन होंगी। क्योंकि हमने अभी लिखा था कि अगर x प्लस वाई की पावर n है, इन दैट केस x प्लस वाई की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं वो n प्लस 1 आती है। अगर n ऑड होता तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आती। फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू 7 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती? 8 होती। इन दैट केस मिडिल टर्म कौन सी होती? इन दैट केस मिडिल टर्म कौन से होते? समझो, अगर मैंने 8 टर्म्स लिख दिए, t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8, इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल का मतलब क्या होता है भाई? देखो इवन नंबर जब होते हैं तो मिडिल टर्म 2 होती है, आपको भी पता है। ये देखो, इसका मतलब t4 और t5 क्या होते हैं? मिडिल टर्म होते हैं। चलो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाइज देखते हैं कि कैसे मिडिल टर्म ऑड और इवन नंबर में देखे जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ ये बात समझ में आ रही है? देखो इन x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n, मिडिल टर्म यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इफ लिख देते हैं, इफ n इज ऑड, क्या हो जाए भैया? अगर n ऑड हो जाए, अगर n ऑड हो गया तब मिडिल टर्म क्या होगी इसका पता लगाएंगे। देखना, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इवन होंगी, और इवन हो गए तो दो मिडिल टर्म होंगी। दैट मींस मिडिल टर्म्स विल बी n plus 1 by 2th term and n plus 1 by 2 plus 1 1th term। इसको आप सिंप्लीफाई भी करके बोल सकते हो, n plus 1 by 2th term and n plus 3 by 2th term। ठीक है, ये कब है? जब n का वैल्यू ऑड है। लेकिन अगर n का वैल्यू इवन होता, ये भी स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ n इज ऑड या फिर n इज इवन। हमको पता है सर, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गई तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा? उसका मिडिल टर्म कोई एक वैल्यू होगा। हम एग्जांपल देके समझे, अगर सपोज मैंने n का वैल्यू 4 लिया तो एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे? t1 t2 t3 t4 t5 होंगे। हमने पढ़ा n प्लस 1 होता है, तो मिडिल टर्म निकालेंगे क्या होगा? 1 2 1 कट गया, मतलब क्या बचा? तीसरी बचा, मतलब एक टर्म बचेगा मिडिल। तो अगर n का वैल्यू इवन है, इन दैट केस जो मेरा मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म जो होता है वो होगा n by 2 plus 1th टर्म।
इन दैट एक्सपेंशन। एक क्वेश्चन करके एंड करते हैं। सपोज मैंने ये लिख दिया सर 2x plus 3y, चलो एक काम छोटा कर देते हैं, 2x plus y is equals to सॉरी दिस का 11। बताओ मिडिल टर्म विल बी, आपको बस मिडिल टर्म बतानी है कि कौन से नंबर की होगी। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहा हूँ, मिडिल टर्म बता दो मुझे, मिडिल टर्म कौन सी होगी, कौन से नंबर की टर्म मिडिल टर्म होगी। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है अगर n मेरा इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी, लेकिन यहाँ पे n ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी, इवन होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है इसका मतलब मेरे पास दो मिडिल टर्म होंगे, और दो मिडिल टर्म वो कौन से होंगे, दैट विल बी 11 plus 1 by tooth term and 11 plus 3 by tooth term, that is 11 plus 1 12 by 2 यानी कि 6th term and 7th term। इन दोनों में जो मिडिल टर्म होंगे इस वाले एक्सपेंशन में वो 6th नंबर का टर्म और 7th नंबर का टर्म मिडिल टर्म होगा। एक अच्छी बात बताता हूँ कि इन दोनों टर्म्स में जो वैल्यू होगा, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं तो वो इक्वल होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू देखोगे, अगर कोफिशिएंट देखोगे तो इन दैट केस जो कोफिशिएंट आएंगे मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो इक्वल आएंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम लोग इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और आगे। तो थैंक यू।